नमस्कार। कहब तलग जाई धक से, जी हाँ, कहना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे कहने में और आपको सुनने में धक्का लग सकता है, लेकिन भारत सरकार के ही वैज्ञानिक सलाहकार है और वो कह रहे हैं कि अभी कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। दूसरी से निजात मिला नहीं है और तीसरी आने वाली है, उसको टाला भी नहीं जा सकता। हालात और चिंताजनक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन कोरोना के कारण अपनों को खो रहे लोग और इलाज के लिए तड़प रहे लोगों का ख्याल रखने में स्वास्थ्य सेवा पस्त पड़ चुकी है। इस पर लोग रोज अपनी आपबीती सुनाते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क जैसे पड़ता ही नहीं है। अब कोर्ट जो कुछ कह रहे हैं उन बातों को सुनकर सरकारों को धक्का जरूर लग रहा होगा। अब सोचिए ना, लोकतंत्र में नरसंहार कितना डरावना लगता है ये सुनकर। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार पर यह टिप्पणी ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे लोगों के संदर्भ में की है। इंडिया चाहता है कि कोरोना खत्म हो, जिंदगी पटरी पर लौटे, लेकिन कैसे जब तीसरी लहर का अल्टीमेटम दिखाई दे रहा हो, अलार्म बज चुका हो। हमने आपसे पूछकर उन खबरों को इकट्ठा किया जो इंडिया के दिल में है। सबसे ज्यादा 28% लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कोरोना से मौत की रफ्तार बढ़ती क्यों जा रही है, क्योंकि आज 24 घंटे में मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा 3780 हो गया। यह आंकड़ा नहीं है, 3780 लोग आज हम सबके बीच से ऊपर चले गए, हमारे बीच में नहीं है। वहीं 26% इंडिया ये जानना चाहता है कि यूपी के पंचायत चुनाव से वहां के लोगों ने नेताओं को क्या पैगाम भेजा है, जबकि 14% लोग ये जानना चाहते हैं कि कोरोना का वो कौन सा सुपर स्ट्रेन है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अभी ये कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, जबकि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आने वाली है। ये औपचारिक तौर पर आज कह दिया गया, तो साफ है आप खुद अपना बचाव कीजिए, क्योंकि हुकूमतों के पास दावे ज्यादा हैं, सुविधा बेहद कम। ये कोरोना बढ़ता कैसे जा रहा है? ये मौत का कारवां थमता क्यों नहीं? ये सुविधाओं का जाल कैसे बन गया जंजाल? आपके होते हुए डॉक्टर लोग कैसे भाग सकते हैं सारे पेशेंट को अंदर डेथ छोड़ के? ये सांसों पर वायरस का पहरा हटता क्यों नहीं? ये संजीवनी वाली वैक्सीन मिलती क्यों नहीं? हुकूमतें आपका दर्द सुनती क्यों नहीं? ये कहां आ गए हम इस महामारी में चलते चलते? आज कोरोना के कारण जिंदगी की जंग लड़ी जा रही है, लेकिन कोरोना है कि अब उसकी तीसरी लहर आने की भविष्यवाणी हो चुकी है। हर आने वाला दिन जितनी उम्मीदें पैदा करता है, उससे ज्यादा डरा देता है। जिससे मिलिए वही दर्द में डूबा है। कहीं अपनों को खोने की पीड़ा है, तो कहीं बिना इलाज उन्हें तड़पते देखने की वेदना है। ये तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है, क्या ये तस्वीरें उस देश की हो सकती है जो विकास के रथ पर सवार होने का दावा करता है, जो चांद पर जाने की बात करता है, जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का खूबसूरत ख्वाब देखता है? ये तस्वीर ध्यान से देखिए। ये सपने वाकई में अच्छे लगते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को क्या कीजिएगा जहां खुला आसमान ही अस्पताल बन गया है, जहां इलाज के नाम पर पेड़ों की डालियों पर ग्लूकोज की बोतलें टंगी हो। क्या ये तस्वीरें हमारी कामयाबी के दावों को मुंह नहीं चढ़ाती हैं? बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई वेव 1 के टाइम पर कि हिंदुस्तान के पास एक भी टेस्ट लैब नहीं था, हिंदुस्तान के पास सैनिटाइजर बनाने की सुविधा नहीं थी, हिंदुस्तान के पास पीपी किट बनाने की सुविधा नहीं थी। तमाम चीज़ों की तैयारी कर ली गई है, लेकिन ये तस्वीरें जो अभी आपने देखी मध्य प्रदेश के मालवा आगर की, ये वाकई में परेशान करती हैं और दिखाती हैं कि बातें बहुत बड़ी थी लेकिन खोखली थी। ये तस्वीरें इलाज की हैं। ऐसे इलाज में जिंदगी भगवान भरोसे हो जाती है और यही वजह है कि मौत के आंकड़े कम होने की जगह बढ़ते जा रहे हैं। आज भारत में 24 घंटे के अंदर 3780 लोगों की मौत हो चुकी है। आज हिंदुस्तान इन मौत के दर्द को महसूस कर रहा है। आखिर इतनी मौत क्यों हो रही है? इसका एक अहम कारण कोरोना के आ रहे नए स्ट्रेन हैं, जिनके बारे में
कहा जा रहा है कि संक्रमित करने की इस नए स्ट्रेन की क्षमता कई गुना ज़्यादा है। इस कारण से लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं और बीमार होने पर उनके पास इलाज की कमी भी है। ऑक्सीजन, इसका संकट तो ऐसा है कि सरकारों को जगाने में अदालतों के फेफड़े हाँफने लगे हैं। लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं। हर रोज वो तस्वीरें आपके सामने आती होंगी। एक कारण वैक्सीनेशन को लेकर भी ढीला ढाला रवैया और अफरा तफरी का वातावरण है। अब रिजर्व बैंक ने कह दिया है कि अगले साल यानी 2022 के आखिर तक सबको वैक्सीन लग पाएगी। 2022 के आखिर तक यानी अब से करीब 12 और 8 करीब 20 महीने के बाद तक, यानी तब तक जिंदगी राम भरोसे है। और एक अहम कारण है कोरोना की चेन का टूट ना पाना। इसके तोड़ने के लिए जरूरी है कि लॉकडाउन जैसे कदम पर सख्ती से अमल भी किया जाए। आपने कारणों की पड़ताल तो देख ली जो मौत के आंकड़े बढ़ाते हैं। आपने लोगों की बेबसी की तस्वीरें देखी जो हमारे तंत्र के बेकार हो जाने की गवाही देते हैं। लेकिन तंत्र चलाने वाले, माफ कीजिएगा, लोकतंत्र चलाने वाले एक साल पहले ही जैसे ही बड़ी बड़ी बातें करते थे, अगर उन पर अमल किया गया होता तो हिंदुस्तान मौत की ढेर पर नहीं बैठा होता और ना ही आज तीसरी लहर का डर इस कदर हमारे मन में रहता। कोविड केयर सेंटर्स में करीब हमने देश भर में 3,46,000 और 856 बेड्स की व्यवस्था की है, यानी इतने लोग इनमें रह सकते हैं। ये जो कोविड केयर सेंटर की फैसिलिटी है, ये किसी भी स्थान पे अस्पताल के अलावा बनाई जा सकती है। जैसे यहाँ पर ये मंडोली में दिल्ली के ये एक पुलिस की रेजिडेंशियल लाइन के अंदर बनाई गई है, जहाँ सभी मरीज़ों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था है। ये किसी होटल में भी बनाई जा सकती है, ये किसी स्कूल में भी बनाई जा सकती है, ये किसी स्टेडियम में भी बनाई जा सकती है। एक साल पहले 10 मई का ये रिएक्शन था डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री का। आज हम 5 मई को हैं। एक साल, पूरे 12 महीने बीत गए। आज हम कहाँ खड़े हैं ये बार बार मुझे दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम और आप महसूस कर रहे हैं इस दर्द को, इस तकलीफ को। कोरोना से मौत नरसंहार से कम नहीं है, ये हम नहीं कह रहे। ये बेहद तीखी और चुभने वाली टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की है, जिसने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत पर यह टिप्पणी दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। यूपी में प्रशासन की लापरवाही से अदालत अब बेहद नाराज है और इस नाराजगी की वजह से कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की कमी है। अदालत किस कदर खफा थी, उसने ऑक्सीजन की कमी से मौत को नरसंहार बता दिया, जीनोसाइड, नरसंहार, और यह भी कहा कि ऑक्सीजन कमी से मौत एक आपराधिक कृत्य है। अगर काश आपराधिक मुकदमा चलाने की बात और कर दी गई होती तो शायद अदालत के वाकई में मजबूत दांत और दिखाई देते। ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर अदालत ने यह भी कहा कि वो दर्द में है। कोरोना की दूसरी लहर में भी यह हाल है। पता नहीं तीसरी लहर में क्या होगा जो आने वाली है। वास्तव में समूचा देश ही आज अपनों को खोने के कारण एक बेबस पीड़ा को महसूस कर रहा है। तन्वी, यही नाम है शाजापुर की इस बेटी का, जिसने पहले अपना जवान भाई खोया और फिर पिता। मां अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच संघर्ष कर रही है। इतनी बड़ी विपत्ति और ये बेटी अकेली। गमों का भार भी खुद ही उठाया और भाई और पिता की देह को उस पार भी लगाया। जिधर भी मुंह घुमाएंगे दुख का ऐसा ही मंजर पाएंगे। अलवर में बरेली के एक दंपत्ति की मृत्यु हो गई। बेड की तलाश में भटकते हुए पहले दिल्ली गए और फिर वहां से अलवर, लेकिन मौत ने पीछा न छोड़ा। पहले पत्नी की मौत हुई और फिर पति की। विडंबना देखिए कि इस परिवार का इकलौता बेटा अमेरिका में था। माँ बाप के अंतिम सफर के लिए वो नहीं आ पाया। बेटी दामाद ने ही अंतिम संस्कार कर माँ बाप को विदाई दी। कब तक, आखिर कब तक हजारों जिंदगियों पर
कोरोना काल बनकर मंडराएगा। कब तक इलाज की ये संघर्ष कथा चलेगी? कब तक यूं ही मरते रहेंगे लोग? जब सरकारें हाथ खड़े कर दें, जब जिंदगी देने वाला सिस्टम ही भुतरा साबित हो जाए, तो ये तो होना ही था। यह है 21वीं सदी के हिंदुस्तान की चमकती हुई तस्वीर। यह तस्वीर आगार मालवा की है। पेड़ पर लटकी ग्लूकोज की बोतलें और संतरे के बगीचे में मरीजों का इलाज। न सोशल डिस्टेंसिंग, न ही गंदगी का डर। ये तस्वीर सिस्टम पर टूटते हुए भरोसे की गवाही दे रही है। ये वो मरीज हैं जो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहते, लिहाजा झोला छाप डॉक्टर की शरण में हैं। इन्हें डर है कि इन्हें कोरोना वार्ड में भर्ती करा दिया जाएगा। निजी चिकित्सकों पर या जो झोला छाप जो बिना डिग्री के, बिना किसी अनुभव के इलाज कर रहे हैं गाँव में, इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी कल, और इनको समझाई दी गई कि लोगों का सही सलाह दें ताकि अस्पताल जाकर के लोग अपने जांच कराएं। आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों की जान इस अज्ञानता से खतरे में है, लेकिन किसको फिक्र है? वैसे भी सरकारी अस्पतालों का अपना सिस्टम है। अलीगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय कोविड अस्पताल में संवेदनहीनता की हद हो गई। दरअसल एक पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है। बेटी ने अपने माँ बाप को अस्पताल में भर्ती कराया। घर पर नानी और छोटी बहन भी संक्रमण का शिकार थी। इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। अस्पताल से फोन आया कि खुद आकर माँ की देखभाल करो वरना 2000 रुपए दो। हाँ बेटा, ये तुम्हारी मम्मी है यहाँ पे एडमिट जो है। हाँ तो बेटा, इन मम्मी का ध्यान कौन रखेगा? ध्यान हॉस्पिटल में एडमिट है तो ध्यान भी तो रखना चाहिए। कौन रखेगा ध्यान? तुम नहीं रखोगी ध्यान? सारा ध्यान यही इसका भी रखेगा। तुम क्या करोगी? मैं क्या करूँ बताओ आप। मेरे फादर की डेथ अभी हुई है, प्लस मेरे हाँ तो वो मुझे पता है। वो मुझे बता दिया है। घर में भी 2 कोविड पेशेंट हैं, उनको छोड़ के मैं वहाँ बैठ नहीं सकती। परेशानी ये है। किसको? कौन पेशेंट है तुम्हारे यहाँ पे? कोविड पेशेंट कौन है? और नानी हाँ। को भी है और छोटी बहन को भी है। अच्छा, तो नानी की फिक्र ज्यादा रखनी है तुम्हें, मम्मी की रखनी है? तो मैं क्या करूँ आप बता दो भाई। नहीं तो यहाँ पे आके बैठो ना, ध्यान रखो ना, या किसी को भेजो, ठीक है? और तुम नहीं आ सकती हो तो पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। 2000 रुपए रोज किसी को दो और काम कराओ अपनी मम्मी का। लड़की के सामने बड़ा संकट ये कि घर के मरीजों को देखे या अस्पताल में मां की सुध ले। अब जरा मथुरा का मामला भी देख लें। मथुरा में एक बुजुर्ग महिला अस्पताल के गेट पर तड़पती रही, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अस्पताल तो बेड की कमी का रोना रो ही रहे हैं। अगर मीडिया के कैमरे वहां न पहुंचते तो इस महिला को एंट्री तक न मिलती। ले जाओ यहाँ पे। हाईटेक सिटी गाजियाबाद में तो एक ही सोसाइटी में 300 परिवार संक्रमित हैं। 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने इसे सील कर दिया है, लेकिन अंदर मरीजों का पुरसा हाल लेने वाला कोई नहीं। Somewhere around 250 to 300 families affected हैं और ये संख्या डेली बढ़ती जा रही है। अभी तक सोसाइटी में कोविड से 10 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। 10 अप्रैल ऑनवर्ड से अभी तक 10 लोगों की डेथ भी हो चुकी है, जिसमें 5 लोगों की डेथ हॉस्पिटल में हुई है और 5 ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन थे जिनकी डेथ घर पे ही हुई है। इसके लिए मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वो हेल्प करें। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो इसके लिए हेल्प करें, अदरवाइज सिचुएशन विल गेट बियॉन्ड कंट्रोल। मौत सिर्फ एक आंकड़ा बन गई है। आज 3780 का आंकड़ा है, कल कुछ और होगा। हर इंसान यहाँ एक नंबर बन गया है, जिसे पॉलीथीन के बैग में ठूंसकर रजिस्टर में एक आंकड़ा बढ़ाकर सिस्टम ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। तो शायद इन्हीं तस्वीरों को देखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि ये तो नरसंहार जैसा है। आपको याद होगा कल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। केंद्र सरकार आंखें मूंदकर बैठ सकता है, लेकिन अदालतें अपनी आंखें नहीं बंद कर सकती। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन से कमी से होने वाली मौत को नरसंहार तक कह दिया था। पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन की कमी से मौत वाली खबरें लगातार आ रही हैं। आज ही तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में, ये आज की खबर है, 5 मई की 11 मौत हुई है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी। इसके पहले 3 मई को बड़वानी मध्य प्रदेश में 6 लोगों की मौत हुई क्योंकि उनको ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पाई। उसके पहले
2 मई को चामराजनगर कर्नाटक में 23 लोगों की मौत हुई थी। आपने वो खबर एबीपी न्यूज़ पर देखी भी थी। ये भी ऑक्सीजन की कमी थी। उसके बाद 1 मई को बत्रा अस्पताल, दिल्ली की खबर आपके सामने आई थी, 12 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें खुद अस्पताल का एक डॉक्टर भी थे जो एडमिट थे वहीं आईसीयू में। 26 अप्रैल को हिसार में, हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी के कारण 5 मौत रिकॉर्ड की गई थी। 25 अप्रैल को हरियाणा के ही गुरुग्राम में, ये सब बड़े शहर है हिंदुस्तान के, गुरुग्राम में 4 मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। 24 अप्रैल को रेवाड़ी में, हरियाणा में 4 मौत हुई थी सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इसी तरीके से अगला 24 अप्रैल को जयपुर गोल्डन अस्पताल जो कि दिल्ली का है, वहां पर 20 मौत हो गई थी क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन के टैंकर्स वहां नहीं पहुंचे थे। 22 अप्रैल को अलीगढ़ में, यूपी में 5 मौत रिकॉर्ड की गई थी। 21 अप्रैल को लखनऊ में चरक अस्पताल, बड़ा अस्पताल है, वहां पर 1 मौत हुई थी और ये भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। 21 अप्रैल को नासिक में, महाराष्ट्र में 22 लोगों की मौत हुई थी। ये तो महज चंद आंकड़े हैं, लेकिन ऑक्सीजन से मौत का काफिला काफी बड़ा है। ऑक्सीजन की किल्लत है और वो किल्लत कैसे सांसों पर फंदा कस रही है, इसको जानने के लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्य के कई हाई कोर्ट सरकारों से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि लोगों की थमती सांसों पर आंखें बंद क्यों हैं? एक एक सांस के लिए देश के बीमार तरस क्यों रहे हैं? जिंदगी इतनी सस्ती और सांसें इतनी कीमती कैसे हो गई हैं? लेकिन मीलॉर्ड के हर सवाल पर सिर हिलाने वाली सरकारें अब भी या तो लाचार हैं या फिर जिंदगी के मोल को समझ नहीं रही। दिल्ली देश का दिल है और दिल तभी धड़केगा जब सांसें पूरी हों, लेकिन यहाँ तो एक एक सांस की मारामारी है। मरीज ज्यादा हैं और सांसें गिनती की। दिल्ली के मायापुरी में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग 24 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन मिल नहीं रही। इस वक्त हम मायापुरी में मौजूद हैं और जो विनायक गैस एजेंसी है उसके बाहर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों की काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और लोग ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। कल से ही ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन अभी तक इनको नहीं मिल पाया है, क्योंकि अब एक नया फरमान यहाँ पर लगा दिया गया है, वो ये कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही अब ऑक्सीजन इनको मिलेगा। अब इन्होंने सुबह क्या कहा है कि भाई अब यहाँ पे नियम चेंज हो गया, तो आप एरिया वाइज अपना चेक कर लो, अपने आप जहाँ पे अपना एरिया कहता है वहाँ चले जाओ। अब आज हम अगर वहाँ जाते हैं मुंडका में, जैसे बता रहे हैं वेस्ट दिल्ली का, तो हमें क्या जाते मिल थोड़ी जाएगा सिलेंडर, वहाँ भी जाकर के 2 दिन लाइन में लगना पड़ेगा। अब दिल्ली से कुछ दूरी पर यूपी के मेरठ का हाल देखिए। यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। ऑक्सीजन के लिए 7 से 8 घंटे की कतार है, लेकिन सिलेंडर मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। वो मेरा पेशेंट वेंटिलेटर पे है, इन्होंने मेरे पर्ची देने के बाद में मेरा सिलेंडर बाहर पड़ा रहा। बाहर पड़े रहने के बाद में मैं खुद को सिलेंडर को अंदर लेके गया। मैं इनसे कह रहा हूँ मेरा खाली वापस दे दो, मैं तो ब्लैक में ले लूँगा, जान तो बचा लूँगा मेरे पेशेंट की। सारे सिलेंडर पता नहीं अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर हमारे सिलेंडर से रखने के लिए तैयार नहीं है। मेरठ में 6 रिफिलिंग प्लांट हैं, जिनमें से 4 अस्पतालों को सप्लाई देते हैं, तो 2 प्लांट से लोगों के सिलेंडर भरे जा रहे हैं। ऑक्सीजन की मांग ज्यादा है और सप्लाई कम, रिफिलिंग वाले भी सांसत में हैं। हाल यह है कि अस्पताल वाले कहते हैं कि पहले ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आओ, फिर मरीज को भर्ती करेंगे। कड़ी धूप में जान बचाने के लिए लोग लाइनों में हैं और साहेब कह रहे हैं ऑल इज वेल। 2 सेंटर्स हमारे ऐसे हैं जहां पर इंडिविजुअल लोगों को भी दी जा रही हैं। उन दोनों सेंटर्स पर हम करीब 600 से 800 के आसपास संख्या में इंडिविजुअल लोगों को जो होम आइसोलेशन में शायद हैं उनको दे रहे हैं, और अभी तक ये सप्लाई काफ़ी पर्याप्त पाई गई है। मुरादाबाद की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। ऑक्सीजन के लिए लाइन में खड़े लोग नारेबाजी कर रहे हैं। सुबह से लाइन में खड़े हैं, घर में मरीज की जान जा रही है और सिलेंडर है कि मिल नहीं रहा। इस बीच अस्पताल की एक गाड़ी आई और उसमें सिलेंडर भरते देख लोगों का गुस्सा बढ़ गया। लोगों ने सिलेंडर की कालाबाजारी का आरोप लगा दिया। मुझे लगभग आते हुए कम से कम 12 दिन हो गए सर। 12 दिन में कोई सिलेंडर नहीं मिला मुझे। मैं ब्लैक से लेकर जाता हूँ। दरअसल लोगों की ये जद्दोजहद इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि ऑक्सीजन ही वो संजीवनी है जो उनके अपनों को कोरोना के ताप से बचा सकती है। कोरोना के इस दौर में ऑक्सीजन सबसे बड़ी जरूरत बन गई है।
आज पूरा दिन हो गया, इन्हें कोई सिलेंडर नहीं मिला है, कोई भी नहीं। किस कदर मजबूर होकर ये रो रही। लेकिन सांसों के लिए तड़पते लोगों के साथ क्या मजाक चल रहा है, ये भी देख लीजिए। यूपी के उरई के मेडिकल कॉलेज में भरा सिलेंडर बताकर मरीजों को खाली सिलेंडर थमा दिया गया। मजबूर बेटी मां को बचाने के लिए गुहार लगा रही है। मैंने जो ये सिलेंडर लिया था, ये मुझे ये कह के दिया गया था कि ये सिलेंडर भरा हुआ है, लेकिन जब इसको चलाया गया तो इस सिलेंडर में कुछ नहीं है, ये खाली सिलेंडर मुझे दिया गया है। अभी जब हम बात करते हैं तो इनकी हालत आप देखिए जरा, आप इनकी हालत देखिए, कितनी नाजुक हालत बिगड़ती जा रही है। और जब हम इनसे कह रहे हैं स्टाफ से कि मुझे सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर होते हुए भी ये लोग हमें सिलेंडर देने से मना कर रहे हैं। अभी ऑक्सीजन की किल्लत से अस्पताल भी जूझ रहे हैं। गुड़गांव के कीर्ति अस्पताल का ये वायरल वीडियो देखिए। 1 तारीख की रात को अस्पताल के सारे डॉक्टर भाग गए। वजह ये थी कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया था। इसके चलते 6 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन मरीजों के परिजनों ने उस रात जमकर हंगामा किया। आपके होते हुए डॉक्टर लोग कैसे भाग सकते हैं सारे पेशेंट को अंदर डेथ छोड़ के? कर्नाटक का हुबली हो या तमिलनाडु का चेंगलपट्टू, हर जगह से ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत की खबरें आ रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मरीज मर रहे हैं। हालात कब बदलेंगे? व्यवस्था कब सुधरेगी? क्या बीमार यूं ही एक एक सांस के लिए तरसते रहेंगे? क्या देश यूं ही ऑक्सीजन के लिए लाइन में खड़ा रहेगा? ये सवाल देश का हर नागरिक पूछ रहा है। इस देश को सांसें कम पड़ रही हैं, सांस देने में सिस्टम का दम फूल रहा है। ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकारें हैं कि अदालतों में खड़े होकर रोज कह रही हैं कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। फिर ये हाल क्यों बना रखा है? आपको याद होगा जब पहली वेव आई थी कोविड की तो कहा गया ये तो विदेशी बीमारी है, हवाई जहाज से आती है और बड़े बड़े लोगों को होती है, ये गांवों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन अब दूसरी लहर से देश में इतना हाहाकार मचा है कि तीसरी लहर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं क्योंकि अब ये बीमारी कम्युनिटी स्प्रेड हो चुकी है, समाज में, समुदाय में हर जगह फैल चुकी है। गांवों की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं और गांवों की तस्वीर वाकई में विचलित करने वाली है, क्योंकि ये कोरोना वायरस शहरों से निकलकर, झुग्गियों से निकलकर, मल्टी स्टोरी से निकलकर अब दूर दराज गांवों तक पहुंच गया है। और गांवों की इन तस्वीरों को देखकर आप वाकई में सिहर जाएंगे कि अगर तीसरी लहर आई, जैसा कि आज दावा किया गया, तो हमारे देश का क्या हाल होने वाला है। कोरोना का कहर अब शहर के रास्ते गांव तक पहुंच गया है। ये तस्वीर हरियाणा के रोहतक जिले के टिटौली गांव की है। 10 दिन में इस गांव के 40 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वालों ने बताया कि बुखार आया था। मौत का आंकड़ा बढ़ता देख प्रशासन ने टेस्टिंग शुरू की तो कई गांव वाले कोरोना पॉजिटिव मिले। बीमारी की महामारी चल रही है, काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं। 40-50 आदमी भाई एक्सपायर भी हो गए हैं। टीम डेली आती है और चेकिंग भी होती है, चेकअप करते हैं और सभी को यही बोलते हैं कि भाई आप अपना खुद ध्यान रखो। लोग वायरस को भगाने के लिए ट्रैक्टर पर हवन धुनी जलाकर पूरे गांव में घूम रहे हैं। गांव में इतने ज़्यादा ये बीमारी आ रही है, एक तो कोरोना सेंटर केयर बन जाए यहाँ पे, वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है और डॉक्टरों की भी कमी है, तो यहाँ उसे 10-15 मिनट में उसकी केयर हो जाए। मामला बिगड़ने के बाद अब प्रशासन जागा है, लोगों से टेस्ट करवाने को कहा जा रहा है। हमारी टीम 11 से लेके 3 बजे तक यहाँ पर कैंप लगा के बैठे, भाई कोई आए अपने जिसको भी सिम्टम्स हैं अपने टेस्ट करा ले, उनको पता चल जाए कि एटलीस्ट मुझे बीमारी है या नहीं है। बिहार के गांव का हाल तो और भी बुरा है। बांका जिले के कई गांवों में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। पिछले 10 दिनों में कई लोगों की मौत हुई, जिसमें ज्यादातर युवा हैं। यहाँ के बली कित्ता गांव में 3 सगे भाइयों की कोरोना से मौत हो गई। घर संभालने वाला कोई नहीं बचा। स्वास्थ्य विभाग ने बाकी परिवार को अस्पताल में भर्ती तो करा दिया है, लेकिन इलाज की यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं आ रहा है। बुजुर्ग पिता ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। मजबूर परिजनों ने अस्पताल की बदहाली का वीडियो बनाकर परिवार वालों तक हकीकत पहुँचाई। यहाँ पे शायद ही कोई बच के यहाँ से जा पाता है। एक भी डॉक्टर नहीं आ रहा है देखने इनको, बस खाली दवाई दे रहा, मेरा खाली दवाई
3,000 का दवाई ले लो तुम और उसके बाद मरने दो पेशेंट को। ये देखिए पेशेंट मर रहा है। बिहार के गया जिले के बरहा गांव का हाल भी कुछ जुदा नहीं है। यहाँ की 40% आबादी खांसी और बुखार से पीड़ित है। अब मुश्किल यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी गांव से 25 किलोमीटर की है और न ही यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है और न ही कोई दूसरा साधन। कोई डॉक्टर नहीं आता है यहाँ। कहाँ डॉक्टर कोई आता है? आने जाने में सर्दी बुखार के चलते बहुत तो परेशानी है। जाने आने में एक आदमी से ज्यादा जाना भी नहीं है। शहरों में भीड़ है। टेस्ट के बाद लोगों को पता चल रहा है कि उन्हें कोरोना हुआ है। कोई घर में तो कोई अस्पताल में जान बचाने के लिए मशक्कत कर रहा है, लेकिन गांव में रहने वालों का क्या? उन्हें तो टेस्टिंग तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लोग मर रहे हैं और बाकी गांव वाले इस खौफ में जी रहे हैं कि कहीं कोरोना उन तक न पहुंच जाए कि ऐसा हुआ तो जिंदगी बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और अपने भारत के गांवों की तस्वीर देखकर वाकई में मन परेशान हो जाता है, सिहर उठता है। जब यहाँ पर शहरों में दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, आम साधारण दवाइयाँ जो कि कॉम्बिफ्लेम जैसी हैं, क्रोसिन जैसी हैं, पैरासीटामोल जैसी हैं, वो दवाइयाँ गांवों तक कैसे पहुँच रही होंगी। और आज की तारीख में एक और पॉइंट बहुत ही ज़्यादा समझने वाला है कि कितनी दवाइयाँ जेन्युइन मिल रही हैं, ये भी ज़रा सोचिएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से इस देश में फर्जीवाड़े का काम भी चल रहा है। मैं फिर से दोहराता हूं कि सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार तक कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, सचेत होकर रहिए। इस बीच सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि कोरोना का कोई स्ट्रेन हवा में नहीं फैलता है, वो किसी के करीब जाने, किसी सतह को छूने, नाक और मुंह पे बार बार हाथ लगाने, उनके खुले रहने की वजह से फैलता है और फैल सकता है। इसीलिए आपका इलाज आपके हाथ में है, भले ही इसके लिए आपको बचाव करना पड़े। और इसी बचाव के तहत हमने बार बार आपको कहा कि आप हमारी मुहिम #MaskUpIndia के साथ जुड़िए। इसके साथ बहुत आसान सा तरीका है कोविड को, कोरोना को मात देने का। वो सिर्फ इतना कि आपको 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मास्क चेहरे पर लगा के रखना है। जब आप चेहरे पर मास्क लगाएं तो आपकी नाक और आपका मुंह पूरी तरीके से ढका होना चाहिए, कवर होना चाहिए। और ये स्ट्रेन इतना खतरनाक है दोस्तों, मैं तो कहूँगा अगर आप एक नहीं 2 मास्क लगा सकते हैं तो वो भी लगाइए, खासकर तब जब आप घर से बाहर जा रहे हो और भीड़ भाड़ के बीच में हो। और जो लोग MaskUpIndia में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी सेल्फी हमको भेज रहे हैं, इन तमाम हिंदुस्तानियों का हम असली सेनानी मानते हैं, कोविड से लड़ने वाले, और इन सब को हम सलाम करते हैं। इंडिया चाहता है, मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चाहता है कि इस कोरोना से निजात मिले। लेकिन कोरोना का कहर सिर्फ लोगों की जिंदगी पर नहीं टूट रहा, वो तो सांसों को ही नहीं, सियासत को भी अब प्रभावित करने लगा है। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, जहां पंचायत चुनाव से कोरोना फैला, जिसके कारण कईयों की जान जा रही है, तो दूसरी तरफ पंचायत चुनाव के नतीजों से कईयों की जान सियासी फंदे में भी कस गई है। आखिर यूपी पंचायत चुनाव ने क्या क्या पैगाम दिए हैं, इसको पहले समझिए, फिर आपको आंकड़े भी दिखाएंगे। भले ही नेताओं ने खामोशी ओढ़ रखी हो, लेकिन कोरोना यूपी चुनाव का भी अहम मुद्दा रहा। नगर पंचायत के चुनावों में जिस तरीके से सत्तारूढ़ बीजेपी पिछड़ी है, उससे कोरोना पर सरकारी व्यवस्था से लोगों की नाराजगी साफ झलकती है। बीजेपी को अगर समाजवादी पार्टी ने पीछे छोड़ दिया तो इसका एक बहुत बड़ा कारण जमीनी स्तर पर बीजेपी से लोगों की दूरी भी बताया जा रहा है। बीजेपी के एजेंडे पर धार्मिक मुद्दे रहते हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन अयोध्या में ही बीजेपी का हारना बताता है कि लोगों को अब राम के साथ साथ रोटी की भी दरकार है। किसान आंदोलन पर सरकार की बेरुखी से भी लोगों की नाराजगी बढ़ी है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के नतीजों पर कई जगह पर दिखाई देती है, क्योंकि बीजेपी यहां पर पिछड़ गई है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कोरोना काल में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनावी इम्तिहान उत्तर प्रदेश में ही होने वाला है। इसीलिए पंचायत चुनाव के नतीजे अगर विपक्ष को हौसला दे रहे हैं, तो बीजेपी के लिए खतरे का अलार्म भी बजा रहे हैं। डीआरडीओ के बनाए इस अस्पताल का पूरे फूल पत्तर की सज-धज के बीच जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने पहुंचे तो चेहरे पर मुस्कान थी।
ये मुस्कान थी कि कैसे कोरोना के इस संकट में 500 बिस्तरों का एक अस्पताल खुल गया। भले ही इसका श्रेय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय को जाता हो। पहले चरण में 250 बेड आज हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें 150 बेड आईसीयू के होंगे, वेंटिलेटर युक्त हैं। 100 बेड आइसोलेशन के हैं जो ऑक्सीजन से पूरी तरह आच्छादित हैं। कोरोना ने देश के सबसे बड़े राज्य को अपनी चपेट में ले रखा है। आज अस्पताल पर गुब्बारों की सजावट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर लोगों को मिलने वाले इलाज का सुकून होगा तो पंचायत चुनाव में मिली हार की कसक भी दिल में कहीं दबी होगी। वैसे भी सबसे आगे निकल चुकी समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री पर चुटकी लेने का एक मौका मिल गया है। ये क्या मार्केटिंग इवेंट का टाइम है कि गुब्बारों से सजाओगे, फीता काटा जाएगा, उद्घाटन होगा? मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। यूपी में इस वक्त पंचायत चुनाव को आप अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का लिटमस टेस्ट मान सकते हैं। अगर ये पंचायती चुनाव के नतीजे अगले साल विधानसभा के नतीजों में बदले तो बीजेपी के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। आखिर क्या हुआ जो इस पंचायत चुनाव में बीजेपी का जादू ढलते हुए पानी की तरह ढल गया? कोरोना काल के बीच पंचायत चुनाव, लोगों की जिंदगी पर प्रहार। यह पंचायत चुनाव उस वक्त हुआ जिस वक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कोरोना का वायरस खतरनाक शक्ल ले चुका था। यूपी में जिस दिन पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन हुआ यानी 26 मार्च को, उस दिन 24 घंटे में 1028 मामले आए थे और एक दिन में मौत हुई थी 4। लेकिन 15 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के दिन 24 घंटे में मामले आए 20,439 और मौत हुई 67। उस वक्त भी प्रशासन हालात की नाजुकता को नहीं भांपा, जिसके कारण 19 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में केस आ गए 28,211 और मौत हो गई 167। पंचायत चुनाव पर सवाल उठते रहे, लेकिन सरकारी चुप्पी के बीच चौथे चरण का चुनाव जब 29 अप्रैल को हुआ तो मामले हो गए 35,104 और मरने वालों की तादाद हो गई 295। इस दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे 700 स्कूल शिक्षकों और स्टाफ को कोरोना हो गया। एक तरफ कोरोना के मामले बेहिसाब होते गए और दूसरी तरफ सरकार सुस्त पड़ गई। जो बीमार होने लगे उनको अस्पताल नहीं मिला, अस्पताल मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिली। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी लोगों की उसी लाचारी और गुस्से का इजहार दिख रही है जिसमें ऑक्सीजन की कमी से मौत को नरसंहार कहा गया। कोर्ट की टिप्पणी सरकारी बाबुओं के उस दावे की धज्जियां उड़ा देती है जिसमें यूपी में सब कुछ ठीक ठाक बताया गया। कोरोना के स्तर पर हालत खराब हुई तो चुनाव नतीजों में भी मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू भी चुनाव हार गई। ये वही कौशल किशोर हैं जिन्होंने कोरोना को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाए थे। मैंने एक आदमी को एडमिट कराना था, मैंने कहा, उन्होंने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर आइए, मैं एडमिट कर लूँगा, वरना मेरे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ये जो कमी हो रही है ये गलत है और इसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ सियासी खेल। यूपी में अगर बीजेपी मजबूत दिखते हुए भी हार गई तो इसके पीछे कई और कारण हैं। बीजेपी ने पिछले 8 साल में यूपी में ब्राह्मण, बनिया और दूसरे सवर्णों के साथ गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव अनुसूचित जातियों को अपने से जोड़ा, लेकिन इस बार लगता है कि बीजेपी का वो जातिगत आधार दरक गया है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में किसान आंदोलन ने खेल बिगाड़ दिया है। वाराणसी और अयोध्या में पार्टी की आपसी कलह ने बंटाधार कर दिया। अयोध्या में बीजेपी के कई बागी नेता चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ता और विधायक भी कई बार खुद को लाचार पाते थे। पंचायत चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि एक बार की प्रचंड जीत प्रचंड जिम्मेदारियों की भी मांग करती है, नहीं तो हीरो से जीरो बनाने में जनता को देर नहीं लगती। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस हार के बाद परेशान होंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा हो गया, और वो भी तब जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव खुद कोरोना से पीड़ित थे। वो प्रचार के लिए कहीं नहीं गए, कोई उन्होंने बड़ा कैंपेन नहीं किया इस पंचायत और जिला चुनाव में, और तब भी समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई। ये साफ इशारा करता है
कि सरकार के खिलाफ नाराजगी अब लोगों के मन में थी, जो कि वोट के तौर पर सामने आ गई। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से बीजेपी को धक्का लगा है, तो उससे बड़ा धक्का बीजेपी को बंगाल में लगा, जहां पर 200 पार सीटें जीतने के उसके सपने को ममता बनर्जी ने आज चकनाचूर कर दिया। शपथ लेती हुई ममता बनर्जी आप देख पा रही हैं, लेकिन ममता की इस जीत के बाद जो सियासी हिंसा उमड़ी, उसमें बीजेपी का आरोप है कि उसके कई कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, कईयों के साथ गैंगरेप भी हुआ। इस पर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन तक किया, लेकिन हद तो तब हो गई जब ममता बनर्जी की ताजपोशी के वक्त राज्यपाल महामहिम जगदीप धनखड़ ने इस सवाल को उठा दिया। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कैसे चुप रहती, उन्होंने तबाक से जवाब दिया, लेकिन ये सवाल जवाब सियासी रंग लेने लगा है और ये नोकझोंक राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच आज दिन भर सुर्खियां बटोरी रही। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता सरकार, सफेद सूती साड़ी, चेहरे पर सफेद मास्क और सादगी की सफेद सी मिसाल। कुछ इसी अंदाज में ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल की बागडोर अपने हाथ में संभाली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ सब कुछ अच्छा रहा। राज्यपाल ने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से लेकर ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तक से कंधे पर हाथ रखकर बात की। एक नया माहौल दिख रहा था। ममता ने भी ताजपोशी के बाद शांति और इंसाफ की दुहाई दी। আমি প্রত্যেককে বলবো, প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয় এবং কোথাও কোথাও ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়। আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়, আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি কিন্তু পেছপা হব না। जैसे ही ममता ने अपना बयान खत्म किया, राज्यपाल धनखड़ ने ममता के हाथों से माइक ले लिया, चेहरे से मास्क नीचे उतारा और अपनी उम्मीदों का चार्टर ममता के सामने पेश कर दिया। ममता ने अपने भाषण में कोरोना से निपटने पर जोर दिया। राज्यपाल ने हिंसा की घटना को लेकर छोटी बहन कहकर मुख्यमंत्री बनर्जी से कह दिया कि हिंसा पर तत्काल रोक लगे। Horrendous violence that has affected society at large, post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law. जिस वक्त राज्यपाल बोल रहे थे, ममता शून्य में निहार रही थी। जैसे ही राज्यपाल का बयान खत्म हुआ, वैसे ही ममता ने तुरंत ये बता दिया कि अभी राज्य में हिंसा की जो घटनाएं चल रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार वो हरगिज नहीं है, लेकिन अब उनका राज है, हिंसा नहीं होगी। আমি আজকে এক্ষুনি শপথ নিলাম। এর আগে আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে 3 মাস এই গভর্নমেন্টের পুলিশরা সবাই কাজ করেছে। সুতরাং কিছু কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়েছে, সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায় এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেটআপ তৈরি করব। তার কারণ 3 মাস এই সেটআপটা আমার ছিল না, সুতরাং অনেক ইনএফিশিয়েন্সি ছিল। সুতরাং বাদবাকিটা আমি অ্যাপিল করব কেউ যেন কারো প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ না করে। राज्यपाल ने ममता के बयान पर ऐसा जताया मानो बहुत खुश हुए, लेकिन वहां से बाहर निकलते ही राज्यपाल अपने दिल में दबाए दर्द को बयां करने से खुद को रोक नहीं पाए। मेरा हमला किसी पर नहीं है। मेरी एक विनती है, लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, रेट्रिब्यूटिव वायलेंस को परमिट नहीं कर सकते, आगजनी को बढ़ावा नहीं दे सकते। आई हैव अपील्ड टू द चीफ मिनिस्टर राइट फ्रॉम 2nd May several times. As first servant, it is my duty to be in touch with her. बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद कई जगहों से हिंसा की घटनाएं सामने आईं। इसको लेकर बीजेपी ने ममता को शपथ ग्रहण से पहले ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 परगना गए थे, तो आज कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन हिंसा पर इस सियासी खेल में राज्यपाल के बयान ने टीएमसी को हमलावर होने का मौका दे दिया। हमारे ये एक्सपेक्टेशन था, राज्यपाल बोलेंगे जो सेंट्रल को जो वैक्सीन जल्दी भेजो। पश्चिम बंगाल में आदमी मर रहा है क्योंकि वैक्सीन नहीं भेजा है, वैक्सीन राजनीति हो रहा। मगर अफसोस ममता बनर्जी अभी साइन की एज ए चीफ मिनिस्टर,
उसके आगे इलेक्शन कमीशन ने पूरा तछनछ कर दिया था पूरा प्रशासन। ये तो मोदी साहब ने जो उन्हें बोला है वही काम वो कर रहे हैं। बीजेपी हिंसा की घटना को लेकर बेहद खफा है, इतनी खफा है कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गई। बंगाल की घटना पर प्रतिक्रिया नई दिल्ली तक चल रही है। बीजेपी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल को फोन करके हिंसा पर नाराजगी जताई। राज्यपाल धनखड़ ने भी आज हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के एक सांसद ने टीएमसी को दिल्ली में देख लेने की बात कही। बीजेपी की एक प्रबल समर्थक अभिनेत्री ने आंसुओं में डूबी अपील कर डाली कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ममता जी की बंगाल की संस्कृति नहीं है। न उनकी भाषा बंगाली रिप्रेजेंट होती है, न उनका कर्तृत्व बंगाल को रिप्रेजेंट करता है। हिंसा की घटनाएं लोकतंत्र की बुनियाद पर बड़ा प्रहार हैं। इसीलिए उम्मीद करिए कि बंगाल का रक्त चरित्र अब विकास चरित्र में बदलेगा, जिसमें लोगों का खून नहीं बहेगा बल्कि विकास की गंगा बहेगी। वाकई में अगर बीजेपी के दावे में दम है तो ममता बनर्जी को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो भी लोगों ने हिंसा की है उन पर कार्रवाई हो और इस संदेश जाए कि वो नॉनसेंस को स्वीकार नहीं करेंगी। आगे बढ़ते हैं। राजनीति से कोरोना बढ़ा, राजनीति से हिंसा बढ़ रही है, लेकिन अब अदालत की फटकार कहें या लोगों का दबाव या फिर बिगड़े हालात को देखकर सरकारों में जागा कर्तव्य भाव। सरकार की तरफ से कुछ एक्शन अब दिखने लगे हैं। इसमें ही रिजर्व बैंक की वो पहल भी है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इसके साथ ही जिन राज्यों में हालात बदतर थे वहां सरकारों ने एक्शन लिया तो स्थितियां जल्द ही सुधरी थी। जैसे महाराष्ट्र को भी ले लीजिए। कोरोना की दूसरी लहर की मार सबसे पहले महाराष्ट्र पर ही पड़ी थी, लेकिन आज केंद्र सरकार भी मान रहा है कि वहां पर यानी महाराष्ट्र में हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। 24 राज्यों में अभी भी 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। 10 राज्यों में 25% पॉजिटिविटी रेट है कोरोना के संक्रमितों का। महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात में अब केस कम निकल रहे हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में भी कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और असम से चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। वैसे बिहार, राजस्थान, चंडीगढ़ और हिमाचल में भी केस बढ़े हैं, लेकिन एक राहत की खबर यह है कि 1 मई से रिकवरी में भी बढ़ोतरी हुई, यानी जो लोग ठीक हो रहे थे उनकी दर में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।